तो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, दिल थाम के बैठे, सारा आकाश का चरित्र चित्रण का डिस्कशन, जो आप लोग बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो डाल ही देती हूँ। चलिए शेयर करती हूँ। बहुत मेहनत से बनाया गया आपके लिए और पेश करती हूँ। चरित्र चित्रण जैसे आप देख ही रहे हो, किसका? सारा आकाश। ठीक है, पात्र परिचय पहले समझना। सारा आकाश निम्न मध्य वर्गीय के परिवार की संघर्षपूर्ण कहानी है। कीवर्ड निम्न मध्य वर्ग माने हो गया मिडिल क्लास, संघर्षपूर्ण माने स्ट्रगल वाला स्टोरी है। परिवार में 10 सदस्य है, जिनमें से 3 पढ़ने वाले छात्र है और 1 कमाने वाला है। वह भी किसी ऊंचे पद पर नहीं है, अपितु एक सामान्य सा क्लर्क है, जिसके कारण परिवार में पैसों की तंगी बनी रहती है। परिवार के सदस्यों का परिचय इस प्रकार है। ये कौन है बोलो? ये है बाबूजी, है ना? बापूजी मत बोलना, इसमें तो बाबूजी है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, बाबूजी का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है, हमेशा कितना कितना में ही रहते हैं, है ना? बाबूजी धीरज, समर, कुंवर और मुन्नी के पिता हैं। वे परिवार पर पूरा अधिकार बनाए हुए हैं। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त माने सोसाइटी के प्रति अपना और कोई काम नहीं करते हैं। 25 रुपए उन्हें पेंशन मिलता है। परिवार के मुख्य फैसला वे ही करते हैं। जाति से ठाकुर है। धीरज का विवाह हो चुका है, बड़ा बेटा धीरज। मुन्नी का भी विवाह कर दिया गया, पर अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर वो पिता के घर वापस आ गई। ठाकुर साहब ने बेटी की शादी के लिए कर्ज लिए। दूसरे बेटे समर की शादी में आए दहेज से वो सोचे थे कि वो दहेज जो आएगा उससे उतारेंगे, जो दहेज बेटी माने जो कर्जा लिया था बेटी के लिए। कारण समर की शादी से उनको यही आशा थी, परंतु दहेज नहीं आया। उन्हें निराशा हुई, बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। उन्होंने मुन्नी को उसके ससुराल वापस भेजने के लिए बहुत ट्राई किया, अनेक पत्र लिखाए, बट फायदा नहीं हुआ। 2 ढाई साल बाद अचानक उसका पति आता है और उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ विनती करते हैं, और मुन्नी और परिवार के बाकी सदस्य विरोध करते हैं कि मैं नहीं, मैंने मत भेजो, मैं नहीं जाऊंगी, परंतु पिता भेज देते हैं। व्यंग्यबान छोड़ने में उनकी समानता कोई नहीं कर सकता, सरकाज़म में बातें करने में। प्रभा तथा समर उनका शिकार बने रहते। वे बड़े बच्चों पर भी हाथ उठाने से नहीं चुकते। मारा था ना, याद है? याद है तो कम ऑन गाइस, लिख दो यार, पैसे थोड़ी ना लग रहा है। बाजार का सारा काम वे स्वयं ही करते थे, पूरा बाहर का काम। वे परिवार का पूरा ध्यान रखते। अब वे तीसरे बेटे अमर का विवाह भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो दहेज के लोभी है। चलिए अब हमारे आते हैं माता जी। तो यहाँ पे माता जी कौन था? अम्मा जी। एक बार देख लो अच्छे से, इतने मेहनत से बनाए हैं तो, ताकि आप लोग का पढ़ने में मन बना रहे, है ना? चलिए देखिए। अम्मा अम्मा बाबूजी की पत्नी तथा धीरज, समर, मुन्नी, कुंवर की माँ है, और अमर की भी। वृद्धावस्था, बूढ़ेपन के कारण उनका शरीर कमजोर कमजोर के लिए जर्जर बढ़ गया, जर्जर हो गया, इसलिए वे चारपाई पर बैठकर माला जपती। उनका अपनी बहुओं पर बहुत रोक था। छोटी बहू के आने से पहले बड़ी बहू घर का सारा काम करती और रात को अम्मा के पैर भी दबाती। समर का रिश्ता उनके ही भाई चंदन ने कराया था। मामा जी थे ना चंदन, उनकी इच्छा अनुसार दहेज ना मिलने के कारण वो बहुत दुखी थी, और बहुगुणी थी, उससे भी वो अच्छा नहीं लगता था उनको। पर समर की प्रभा से ना बोलने पर उन्हें प्रभा में अनेक दोष दिखाई दिए, कि बहू ही खराब होगी तभी मेरा बेटा बात नहीं कर रहा है। वे अक्सर उसे बुरा भला कहती, किससे? अपनी छोटी बहू को। यहाँ तक कि उसके चरित्र पर भी लांछन लगाया। बात की बतंगड़ बनाने में वो बहुत तेज थी और चतुर थी। भले वे चारपाई पे बैठ के माला जपती, पर उसका ध्यान पूरे परिवार की गतिविधियों माने जो एक्शन हो रहा है पूरे घर में उसमें भटकता। इस प्रकार अम्मा एक रूढ़ीवादी सास थी। कैसी? रूढ़ीवादी। क्या लग रहा है कौन आएगा? देखते हैं कौन आएगा। ये गंभीर रहता है, गेस करो, लिखो। गंभीर रहने वाला है धीरज। धीरज बाबूजी तथा अम्मा का बड़ा बेटा तथा समर, मुन्नी, अमर तथा कुंवर का बड़ा भाई। वह भाभी का कमाऊ पति था, कमाने वाला पति, और एक बच्ची का पिता। वह 10वीं पास करके क्लर्क की नौकरी पे लग गया था। क्या पास किया? 10वीं। उसे महंगाई भत्ता सब मिलाकर 99 रुपए मिलते, 99, जिससे घर का खर्च चलता, पर कभी कभी पत्नी पर हाथ भी उठाता था। ये कौन है? हमारी प्यारी भाभी। और बताओ, चाय पियोगे? वो चाय नहीं, अपने लाला जी बने देवर को क्या बोलती थी? खाना खाओगे? तो चलिए देखते हैं। भाभी भाभी धीरज की पत्नी तथा अम्मा बाबूजी की बड़ी बहू। वह साधारण रूप रंग वाली थी, सिंपल थी एकदम, और सास की चहेती। क्यों? क्योंकि उनको सारा घर का बात बताती।
वह एक छोटी सी बच्ची की माँ पूरे परिवार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात का ध्यान रखती। वह छोटी बहू प्रभा की बड़ाई नहीं सुन सकती, उसके विरुद्ध समर के कान भरती। पहली बार प्रभा को खाना बनाने पर चुपके से दाल में मुट्ठी भर नमक डाल दिया, जिससे प्रभा की छवि समर की आंखों में क्या हो गई, खराब। आप लोग वर्ड देख लो, कितने सुंदर सुंदर वर्ड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टडी मटेरियल रेफर करो गाइस, नहीं तो ऐसे नहीं लिख पाओगे। वह प्रभा की सुंदरता तथा गुणों से ईर्ष्या करती, जेलस फील करती, इसलिए वह उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करती कि कुछ ना कुछ करके उसको नीचा दिखाए। वह अपने देवरों की चहेती भाभी थी, मुन्नी के साथ भी उसका अच्छा व्यवहार था। बच्ची को जन्म देने के बाद वह घर का काम करना बंद कर दी, टोने टोटके में विश्वास करती थी, क्योंकि प्रभा को दी थी ना पहनने के लिए। अम्मा के साथ मिलकर वो प्रभा को मजबूर कर देती कि संतान प्राप्ति के लिए सैयद बाबा की धुनी धारण करो, लगाओ। इस प्रकार वह चतुराई से परिवार में अपना पद बना के रखती। मतलब वो सुंदर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी चहेती थी। अब कौन? यार तारीफ कर दो यार, बनता है, कितना सुंदर मैंने डाला है। ये है हमारी प्यारी सॉरी प्रभा, और ये हमारा प्यारा समर। हाथ में देखोगे क्या है? गुड़िया और बैग, क्योंकि ये 10th में पढ़ती है, पढ़ के आ चुकी है पास है, और ये 12th का एग्जाम देगा। दोनों का मुंह बना हुआ है, शादी का तो था ही नहीं ध्यान। समर, समर उपन्यास का मुख्य पात्र है। वह धीरज का छोटा और वह धीरज से छोटा है और अमर कुंवर मुन्नी से बड़ा है। वह इंटर में पढ़ रहा है, इंटर माने 12th। पढ़ाई में वह बहुत तेज है, इस कारण परिवार में बहुत, परिवार वाले उसे आशाएं रखे। प्रभा नाम की एक सुंदर सुशील गुणी लड़की से उसका विवाह हो गया। प्रभा मैट्रिक पास है। समर महत्वाकांक्षी माने अम्बिशियस होने के कारण विवाह नहीं करना चाहता था। परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि सुहागरात के दिन में दोनों की बातचीत, सुहागरात के दिन में दोनों की बातचीत नहीं हो सकी। समर एक भावुक इमोशनल लड़का है। सुहागरात के दिन उनकी आपस में बातचीत ना होने का कारण वो प्रभा को सोचते हैं अहंकार, और अहंकार का कारण मानते हैं उसका पढ़ाई लिखाई को। अथवा उससे ना बोलने का संकल्प करता है, कसम खाता है और सोचता है कि अब परेशान नहीं होगा सब। पर जब वह प्रभा को एक रात बाहर बैठकर रोते देखता है तो स्वयं को रोक नहीं पाता, उसे रोने का कारण पूछता है। प्रभा के करुणा माने दुख भरा स्वर सुनकर वह खुद रोता है, इमोशनल इंसान है। उस रात दोनों मिलकर रोने को से उनका मनोमालिन्य मिट जाता है, माने जो भी मन का मैल है, कितना सुंदर वर्ड है, मनोमालिन्य, मन का मैल मिट जाता है। घर की परिस्थिति अनुकूल ना होने के कारण वह एक मेधावी छात्र है, माने एक्सपर्ट छात्र होने के बावजूद भी फर्स्ट डिवीजन में नहीं आता है, द्वितीय श्रेणी। इसका एक क्वेश्चन है मेरे गाइड में, स्टडी मटेरियल में, क्या कि वो फर्स्ट डिवीजन क्यों नहीं आता, वेरी इंपॉर्टेंट। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रोफेसर बनना चाहता है। भावुक प्रवृत्ति का होने के कारण कुछ परिस्थिति वश भी समर के मन में हमेशा अंतर्द्वंद, एक फाइट रहता है अंतर मन में। समर एक सच्चा मित्र है, वह पढ़ाई में दिवाकर की सहायता करता है। भारतीय संस्कृति और धर्म के पक्षधर होते हुए भी वह शिरीष भाई के तर्कों पर विचार करता है। वो धर्म को फॉलो करता है, परंतु शिरीष जब अगेंस्ट बोला तो वो उस पर भी ध्यान दिया कि ये सच है कि नहीं, और अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न भी करता है। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। उसके मना करने के बावजूद पत्नी की चूड़ियां पहनने पर वह उन्हें तोड़ देता है। क्यों? कि मेरे पैसे की नहीं है, अपनी मेहनत से वह अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाना चाहता है। उसे परिवार की आर्थिक माने फाइनेंशियल स्थिति का ज्ञान है, और परिवार की कुछ माने पर वो कुछ कर नहीं पा रहे तो दुख पाता है। अपने तथा प्रभा के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ट्राई करता है, बहुत मेहनती प्रयास करता है। यह उपन्यास समर की आत्मक कथात्मक शैली, क्योंकि समर ही बोल रहे हैं, ये लिखना वर्क। वह दिवाकर की सहायता से प्रेस में प्रूफ रीडर की नौकरी पा लेता है। सवेरे 4 बजे उठकर प्रेस में जाता है, वहीं से 11 बजे कॉलेज। इस परिस्थिति में भी सर स्वीकार लेता है, हैप्पी खुश रहता है। परंतु नौकरी छूट जाने पर निराश होता है। समर अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसकी मृत्यु का समाचार उसे तोड़ के रख देता है। समर और क्यूट ना, डॉल का भी पिक्चर है, कैन सी। यार तारीफ कर दो, हंस लो, इतना सीरियस होने से लाइफ में कुछ नहीं है, दो पल की जिंदगी। प्रभा, प्रभा उपन्यास की मुख्य स्त्री है। वह 10वीं पास है। वह समर की पत्नी है। वह देखने में सुंदर है, आधुनिक मॉडर्न तौर तरीके से रहने वाली है। पर्दा करना उसे पसंद नहीं, माने घूंघट ओढ़ना, और बड़ों का सम्मान करती है, इसलिए वह उनके आने पर आंखें नीची कर लेती है। समय देखने के लिए घड़ी लगाए रखती है। भाभी की बच्ची होने के बाद भी वो उसका काम का बोझ बढ़ जाता है, लेकिन वह बहुत धैर्य और हिम्मत से सारा घर का काम संभालती है, और परिवार के किसी भी सदस्य की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटी, यही लिखना है।
अम्मा के कटाक्षों को भी उत्तर दिए बिना रहती है। अम्मा कुछ भी बोलती है तो चुप रहती है, वह कभी उनकी बात का बुरा नहीं मानती। हाँ, जब अम्मा छत पर दाल भिनने पर उसके चरित्र पर लांछन लगाती है तो उसको बुरा लगता है। बाबूजी की बात आंख नीची करके सुनती है, पर अम्मा की चरित्र पर लांछन वाली बात से नजर उठ जाती है। उस रात सर्दी में वह बाहर रहकर रोती है। वह समझ नहीं पाती कि उसके पति उससे क्यों नाराज है। जब समर जिज्ञासा बस उसके रोने का कारण पूछते तो उसके मन का गुबार माने मैल निकल जाता है और दोनों मिलकर बहुत रोते हैं। मनोमालिन्य, ये सब वर्ड लिखो, धूल जाता है। जो मेरे से लाइव क्लासेस लेता है, या आप लोग अपने जूनियर्स को भी गाइस रेफर करो, आपको लगता है एंडिंग में करने से हो जाता है, कम ऑन, इट इज सच अ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगी, बट वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक दिन के लिए नहीं, सीखो। हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का बड़ी जड़ है, आप समझ रहे हो। अभी तो हिंदी कंपलसरी होने वाला है एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो कम ऑन, आप लोग आराम से अच्छे से इसको भी सुनो, एंड जूनियर्स को भी आप लोग थोड़ा राइट डायरेक्शन दो। आप लोग ही युवा पीढ़ी हो हमारे देश की। देखिए फिर क्या है। भाभी के चुपके से दाल में नमक डालने वाली बात मुन्नी ने उसे बता दी थी, लेकिन वो चुप रहती है, झगड़ा नहीं करते, केवल ऊंचे अवसर पर यह बात समर को बताते हैं। पति के मना करने पर भी सवेरे जल्दी उठकर उसके लिए टिफिन तैयार करती है। उसका सपना है कि उसका पति उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रोफेसर बने। वह पति को हमेशा साथ देती है, उसका मनोबल बढ़ाती है, माने मन का बल। वह किसी तरह भी परेशान तथा तनावग्रस्त नहीं होते। जादू टोने के विश्वास ना करने पर भी वह अम्मा और भाभी को मन रखने के लिए व्रत रखती है और सैयद बाबा की धुनी बांधती है। ना चाहते हुए भी अम्मा तथा भाभी पर कहने की चूड़ी पहनती है। पति की आज्ञा ना मानने के कारण अपराध बोध भी अनुभव करते कि कोई, माने कोई ना कोई तो दुखी रह ही जाता है। इस प्रकार वो विनम्रता, धैर्य तथा साहस की मूर्ति है और सर्व गुण संपन्न बहू है हमारी प्रभा। मुन्नी, मुन्नी अम्मा बाबूजी की पुत्री और चार भाइयों की अकेली बहन। वह समर से 2 साल छोटी थी। 16-17 साल की उम्र में पढ़ाई छुड़ाकर कुछ घर का सामान बेचकर तथा धीरज के विवाह से जो दहेज का सामान आया उससे मुन्नी का शादी हो गया। ससुराल में उस पर बहुत अत्याचार हुआ। पति का चाल चलन माने कैरेक्टर ठीक नहीं था। 1-1.5 साल तो गाड़ी रीते जो रोते जोगते गई। सास के मरने के बाद उसकी स्थिति बहुत गंदी हो गई। एक दिन उसके पति ने मुन्नी को इतना मारा कि सुबह सुबह वो मायके आ गई। तब से वो मायके में थी। मुन्नी अधिक से अधिक चुप और तट से माने रिजिड रहती थी। वह दिन पर दिन पीली पड़ती जा रही थी। पीली माने बीमार पड़ती जा रही थी। उसे भाभी को दाल से चुपके में मुट्ठी नमक डालते हुए देखा, पर प्रभा से के अलावा किसी को नहीं बताया ताकि घर में झगड़ा नहीं हो। जब उसके पति उसे लेने आए तो वो बहुत रोई। वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह अपने पति के स्वभाव को जानती थी। उसने बाबूजी से मिन्नत की पर वे नहीं माने। वे लोगों के झाड़ू बर्तन करने के लिए भी रेडी थी, अपने पेट भरने के लिए, पर उस निर्दयी व्यक्ति के साथ नहीं जाती। उसे पता था कि वह उसे मार डालेगा। और ससुराल में कुछ दिनों के बाद यह समाचार आया कि अब हमारी मुन्नी नहीं रही। जाते समय उसने समर से कहा कि भैया भाभी से बोलना, एक सही डायरेक्शन देकर गई। और मुन्नी का चरित्र बहुत ही अच्छा है। वो एक आइडल बहन है क्योंकि उसने भाई भाभी का घर बचा लिया। अमर, अम्मा बाबूजी का तीसरा नंबर का बेटा था। वह मुन्नी से छोटा था। पढ़ने लिखने में उसको इंटरेस्ट नहीं था। वह मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो जाता है। खेलने में उसका अधिक ध्यान है। बाबूजी के कहने पर भी वह भाभी को लेने मायके माने चला गया, बहुत बोलने पर। प्रभा के घर वालों का उसके परिवार वालों को धन और लोभी वाला कहना अच्छा नहीं लगा उसको। तो वो ये आके सारा बात बताते हैं समर को। अपनी रोटियों में घी ना लगा रहना भाभी से बदतमीजी से भी बोलता है, मैंने थोड़ा बदतमीज था। इस प्रकार वो अपने परिवार में कभी कभी कलेश का कारण बना है। देख लो कितने सुंदर से आंसर दिए हैं। इसीलिए तो बोल रहे स्टडी मटेरियल में जाओ मेरे बच्चों। वह मुन्नी से बहुत प्यार करता था। उसके मामा चंदन जी उसके लिए रिश्ते लाए थे। बाबूजी उसका भी जल्दी से विवाह करा देना चाहते थे। अमर मस्त प्रकृति का लड़का था, उसे कोई चिंता नहीं था, परंतु फेल होने पर वो बहुत रो गया। कुंवर, कुंवर अम्मा बाबूजी का सबसे छोटा बेटा था, 6ठी कक्षा में था। उसे अभी कोई चिंता नहीं थी। जब मुन्नी की ससुराल भेजने की बात हुई तो कुंवर विरोध किया। कुंवर ही अम्मा को बताता था कि समर भैया धोती प्रभा भाभी के लिए लाए हैं। वह झूठ कभी नहीं बोलता, पढ़ाई लिखाई के साथ खेलकूद भी करता। बच्ची, बच्ची धीरज तथा भाभी की बेटी है और अम्मा बाबूजी की पोती है। छोटी बच्ची सभी को बहुत प्यारी है। उसके जन्म पर बाबूजी को अच्छा लगता है। उस समय का मिठाई दावत आदि का तत्कालिक खर्चा बचा क्योंकि उस घर में पैसे का अभाव था तथा लड़का होने पर सभी को दावत दिया जाता। मैंने उस इंसिडेंट को बताया। परिवार के पात्रों के अतिरिक्त और भी बहुत मेन कैरेक्टर्स है। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर कोई भी दिक्कत है मेरे बच्चों तो प्लीज 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 बोलो। फुल नाइट आप लोग को हेल्प करेंगे जहां भी आप लोग को दिक्कत आ रहा है। बट जो बोल रहे हैं एडवाइस करे सुन लो, पछताओगे। नेक्स्ट
सावल की बहू जो मर गई थी। जिस दिन समर और प्रभा की सुहागरात थी उसी दिन गली के पार समर के सामने वाले घर में सावल की बहू मिट्टी का माने केरोसिन ऑयल छिड़क कर मर गई। प्रभा पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा, वह उदास हो गई, जिसके कारण कमरे में समर का स्वागत नहीं कर पाई और समर ने इसे अपना अपमान समझा और परिमाण स्वरूप लंबे समय तक उनका क्या बना रहा तनाव। मामा जी का नाम चंदन थे, धीरज, समर, मुन्नी, कुंवर के मामा और अम्मा के भाई थे। अम्मा उन्हें प्रभा के परिवार द्वारा शादी में पर्याप्त दहेज ना देने के लिए दोषी ठहराती, इस कारण वे भी अम्मा से नाराज है। दूसरी बार जब वे अम्मा का रिश्ता लेकर आए हैं तो बाबूजी से साफ साफ कहते हैं कि वे अमर को लड़की दिखाए तथा लेन देन की बात स्वयं करे। बाबूजी के कहने पर वे घर में मदद करने के लिए समर को भी समझाते हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वे बहन के घर में खाना खाए बिना ही चले जाते हैं। क्या किए बिना चले जाते हैं? बिना खाए चले जाते हैं। दिवाकर, दिवाकर समर का मित्र है। वह किरण का पति है। उसके पिता अच्छे पद पे है, माने अच्छा काम करते हैं, उनका घर बड़ा है। दिवाकर के घर जाकर ही समर पढ़ाई करता है। दिवाकर समर को अपने पिताजी से कहकर प्रेस में 75 रुपए की नौकरी लगवाता है, साथ में शर्त भी रखता है कि थर्ड ईयर में दाखिल लेगा। दिवाकर के कारण ही समर का परिचय शिरीष भाई से होता है, वे उसके चचेरे भाई है, चाचा का बेटा। दिवाकर के पिता पुलिस में, उनका कहना है कि इंटर के बाद पढ़ने लिखने से कोई लाभ नहीं, उसे थानेदारी में चले जाना चाहिए, पर दिवाकर का मन नहीं है। थानेदारी में मारे मारे फिरना उसे पसंद नहीं है और समर के कपड़ों तथा लंबी चोटी का वो मजाक उड़ाता है। उसे पता नहीं है कि समर के पास को एक ही जोड़ी कपड़ा है। समर के घर की स्थिति को उसे पता नहीं है। समर को थर्ड ईयर की किताबें लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वह दिवाकर की पुस्तकें से ही पढ़ लेता है और इस तरह वो बहुत अच्छा मित्र है। दिवाकर अपनी पत्नी की भावना का ध्यान रखते हैं, उसे सिनेमा ले जाता है, पैसे उसके पास रहते हैं, वह समर को भी सिनेमा दिखाने ले जाता है। इस प्रकार वह समर का शुभचिंतक और अच्छा मित्र है। किरण, किरण दिवाकर की पत्नी और मॉडर्न विचार की, वह पति से बहुत प्यार करती है। पढ़ाई के कारण जब दिवाकर उस पर ध्यान नहीं दे पाता था वो उससे गुस्सा भी होती है, प्यार करते इसीलिए। वह दिवाकर से कहते हैं कि 6 महीने में एक बार सिनेमा जाने पर भी यदि सास नाराज हो जाए तो ये क्या कर सकते हैं। वह समर से बात करने में झिझकती है तथा प्रभा से मिलने का इच्छा प्रकट करती है, क्योंकि लड़का लड़का से बात करता था, उस जमाने की बात है। शिरीष भाई, शिरीष दिवाकर के चचेरे भाई है। दिवाकर शिरीष भाई से समर से मिलना चाहते हैं। वह कहता है कि वह बहुत घूमे हैं, उन्होंने कोई शहर नहीं छोड़ा भारत का, उन्हें ढोंग पसंद नहीं है। उनको क्या पसंद नहीं है गाइस? ढोंग वोंग पसंद नहीं है। एक सेकेंड गाइस, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो ढोंग पसंद नहीं है। समर शिरीष भाई से पहले ही एक बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मिला था। शिरीष भाई 150 रुपए की क्लर्क की सरकारी नौकरी करते थे। याद रखना, कौन सी क्लर्क की? उनकी बहन मानसिक रूप से बीमार थी, उसका इलाज चल रहा था, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी। वे बहन को अस्पताल में देखने के लिए शनिवार को दिवाकर के यहाँ आकर रविवार को चले जाते। वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते, वे आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे, किसी भी बात के बिना तर्क की कसौटी पर कसे स्वीकार नहीं करते थे, माने कोई भी चीज नहीं स्वीकार करते। उन्हें के प्रभाव के कारण समर अपनी चोटी कटवा देता है तथा भारतीय संस्कृति के रूढ़िवाद माने नैरो चीजों को अपना विचार प्रकट करता है। और वो संयुक्त परिवार में आस्था नहीं रखते थे, वो सोचते थे एकल परिवार हो, एक ही न्यूक्लियर। शिरीष भाई रिश्तों के महत्व को अच्छी तरह समझते थे, उन्हें निभाना भी जानते थे। नवल किशोर, नवल किशोर जी जाति तथा धर्म से पंडित थे। अब वो बीमार रहते थे, वे समर के पड़ोसी है, विष्णु के पिता है। आजकल आसपास के दो चार लोग आ जाते हैं तो बातचीत करने में उनका मन लग जाता है। पंडिता नवल किशोर की पत्नी है, वे पति के बीमार रहने के कारण पुत्र तथा बहू पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गई है। वे दोनों उनकी उपेक्षा करते हैं। पंडिताइन को लगता है कि मंदिर का चढ़ावा उनके पति के नाम के कारण ही आता है। क्यों आता है? पंडित के नाम के कारण। विष्णु नवल किशोर का पुत्र है, पिता की बीमारी के कारण मंदिर की देखभाल का कार्य वही संभालते हैं। विष्णु पंडित ने ही एक शरणार्थी को प्रसाद मांगने पर मार मार कर मंदिर से बाहर निकाल के किया था, ये भी याद होगा। माँ बाप को कोई भी पैसा नहीं देता। विष्णु की बहू, वह नवल किशोर की पुत्र वधु माने बहू है, उसने अपनी पति को मुट्ठी में कर रखा है और सास ससुर का ध्यान नहीं रखती, अब बचा कुचा खाना देती है। और इस प्रकार रमा, रमा प्रभा की बचपन की सहेली है, दोनों साथ साथ पढ़ी है, दोनों सच्ची मित्र है। गाइस, अगर लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करे हो, बहुत बुरा करे हो, सच बोल रही हो, बहुत एफर्ट्स लगे हैं बनाने में और इतने मेहनत से पढ़ाने में, स्किप भी करे हो तो कम ऑन, जो लोग भी देख रहे हो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है यार, प्लीज कम ऑन। आगे
दोनों सच्चे मित्र है। विवाह के लिए दोनों ने बड़े रंगीन सपने देखे। रमा का विवाह जोधपुर में, वह अपने पति के घर में खुश है, पर प्रभा की विवाह के बाद सपना टूट गया। रमा का पत्र आता है, पर पैसे की कमी के कारण प्रभा उत्तर लिखने के बाद भी पोस्ट नहीं करती। उस पत्र को पढ़ने से समर को प्रभा के मनोभाव माने मन की भावना के बारे में पता चलता है। वह प्रभा की सुंदर लिखावट से बहुत प्रभावित होता है। दारोगा जो घोड़ा को मारा था, दारोगा जी मरने वाले घोड़े के मालिक थे, जिन्हें समर ने पार्क में देखा। वे अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। देख लो, एक एक कैरेक्टर लिखे हैं, प्लीज कम ऑन गाइस। घोड़ा असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया था। बहुत इलाज कराया, पर वह ठीक नहीं हुआ। उसकी पीड़ा देखकर उसके जो मालिक थे उसे देखा नहीं जा रहा था, तो वे जिंदगी भर तड़पते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उसको मार देते हैं। एक पल का दर्द और हमेशा के लिए पीड़ा समाप्त। माने थोड़ा साइको था। चलिए, सो हैप्पी गाइस फॉर यू ऑल। आई होप बहुत मदद मिला होगा। अच्छे से पढ़ो। आई एम जस्ट अ लिटिल अनवेल, नहीं तो और भी आप लोग का मदद करती, बट जितना हो पा रहा है मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। और आई होप आप लोग भी बेस्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस। स्टे ट्यून्ड, बाय।